क्या क्या हमने पढ़ा था उसको एक बार आप ब्रीफ कर लो, एक बार उसको है ना रिवाइज कर लो। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि एक तो कुछ टर्मोलॉजी को हम लोग पढ़ा था। टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ा था कि गैमीट्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ट्रेट, एलील, जीन, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये जो भी करैक्टर हैं, जो इनहेरिटेंस करैक्टर हैं, वो इनहेरिटेबल जो करैक्टर को हम जब डिस्कस करते हैं तो उनके बारे में हम बोलते हैं कि जीन क्या है। हम लोग बोल रहे थे कि जीन एक फंक्शनल यूनिट थी जो किसी क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट थी, उसको हम लोग बोल रहे थे जीन। ठीक है, एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो है ना कि लाइव क्लास है, और ऐप पर भी एक बार मैसेज डाल दो कि लाइव क्लास चल रही है ना, जिससे कि बच्चे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकें। जी चलिए, हमने जेनेटिक्स वर्ड को पढ़ा था, हमने इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था, वेरिएशन देखा था, करैक्टर देखा था, ट्रेड देखा था। तो यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जो शायद मैंने लास्ट रन पे मिस कर दिया था, उसको नहीं बताया था कि देखिए जो भी करैक्टर होगा ना, जो करैक्टर होगा, दिस करैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीन, है ना। इस करैक्टर को आप जीन के इक्वल मानना, और ट्रेट को हमेशा आप एलील के इक्वल मान के चलना, एलील। ठीक है, क्योंकि जो भी अल्टरनेटिव फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड द ट्रेट, एंड द कंट्रास्टिंग करैक्टर ऑफ द एनी टाइप्स ऑफ द जीन, दिस इज कॉल्ड द ट्रेट, एलील, एलीलोमॉर्फिक पेयर। तो हम लोग जो एलील है या जो ट्रेट है, इसको इक्वल मान के चलेंगे। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, और वो ट्रिक क्या है, आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। वहाँ हम पढ़ते हैं कि जो बेस पेयरिंग होती है वो एडेनिन की थाइमिन से और ग्वाइनिन की साइटोसिन से होती है। तो सडनली मेरे दिमाग में यह आ गया कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो ग्वाइनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ग्वाइनिन इज इक्वल टू साइटोसिन, दैट मीन्स द जीन इज ऑलवेज इक्वल टू द करैक्टर। तो जो जीन होंगे दिस इज इक्वल टू द करैक्टर। ओके, वहां हम पढ़ते हैं ग्वाइनिन और साइटोसिन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में अटैच रहते हैं। तो सेम थिंग इज रिलेटेड टू द ग्वाइनिन is related to the gene is equal to character, and next is the trait is always equal to the allele. तो allelomorphic pair is the alternative form of the same gene, this is called the allele, है ना। उसको हम लोग बोल रहे थे कि this is the allele। तो allele और allelomorphic pair हमको क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है। trait is equal to allele and character is equal to gene। और वेरिएशन हमने पढ़ा रखा था कि जो भी पेरेंट्स हैं या जो ऑफ स्प्रिंग हैं, उनके बीच में जो भी जो कहना चाहिए कि जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड द वेरिएशन। तो उसके बारे में भी हमने बताया था कि द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग, दिस इज कॉल्ड द वेरिएशन, है ना। एलील मैंने बताया कि एलील इज ऑलवेज इक्वल टू द ट्रेट, इसको हम ट्रेट के इक्वल करते हैं। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस के बारे में ऑलरेडी हमने बताया था कि होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस जब पेयर के दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं या उनके जीन सेम हैं, जब पेयर के दोनों क्रोमोसोम सेम हैं तो दिस इज कॉल्ड द होमोजाइगस। उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो जीन कैरेक्टर हैं वो दोनों एक ही क्रोमोसोम्स के होमोलोगस पेयर पर हैं, तो दिस इज कॉल्ड द होमोजाइगस। अब होमोलोगस और हेट्रोलोगस क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए कि जब सेम लोकाई होती है तो दिस इज कॉल्ड द होमोलोगस। ये यहाँ शायद मिस हो रहा है, आप कंफ्यूज ना हो। होमोलोगस होता है एक, होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब, होमो मतलब सेम, लोगस मतलब लोकाई। तो जब सेम लोकाई होती है दो क्रोमोसोम्स की, दिस इज द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ जो जीन होंगे दिस इज द होमोजाइगस कंडीशन, दिस इज प्रेजेंट इन द होमोजाइगस कंडीशन। तो जब दोनों पेयर के दोनों, मतलब पेयर पे दोनों क्रोमोसोम्स का, एक क्रोमोसोम्स का जो पेयर है, उस पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स जब सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। और ये प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पर। तो हम जो होमोलोगस की बात कर रहे हैं वो एक क्रोमोसोम है। हेट्रोलोगस का मतलब होता है जब हम बोलते हैं डिफरेंट लोकाई है, डिफरेंट लोकस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं
हेटेरोलोगस। हेटेरो का मतलब डिफरेंट और लोगस का मतलब लोकाई। तो जब डिफरेंट लोकाई होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। उनकी लोकाई सेम नहीं होती, यानी एक नंबर का जो पेयर है वो 5th नंबर के या 8th नंबर के या 10 नंबर के पेयर के साथ एक हेटेरोलोगस पेयर को फॉर्म करता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द हेटेरोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और यहां वर्ड है हेटेरोजाइगस। जाइगस का मतलब हो गया जहां डिसिमिलर एलील है, जहां हम बोल रहे थे कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कोई भी करेक्टर जो हम बोल रहे हैं कि डिफरेंट है उसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। सो दिस इज द हेटेरोजाइगस। इज इट क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? फटाफट बताओ जल्दी मेरे को। यहां तक क्लियर हो गया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, यहां तक की बात को क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक सभी को क्लियर है? वेल डन, है ना जी। चलिए हम लोग बात कर रहे थे इसकी, तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। आगे हम लोग फिर से बढ़ते हैं। डोमिनेंट करेक्टर मैंने बताया था कि पेयर का जो जीन है उसमें अगर कोई अपने आप को फिनोटिपिकली, कोई भी करेक्टर या जीन अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस कर पा रहा है, उस एलील का, उस ट्रेट का कोई जीन अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द डोमिनेंट। सो दिस एक्सप्रेशन इन बोथ कंडीशन, homozygous as well as the heterozygous condition. But in case of the recessive character, this character is never expressed in case of the heterozygous stage. But this recessive character is also expressed phenotypically whenever this is present in the homozygous stage. तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव करेक्टर भी अपने आप को पूरी शिद्दत के साथ एक्सप्रेस करता है, फिनोटिपिकली उसका एक्सप्रेशन शो होता है। इज इट क्लियर? जल्दी बताएं फटाफट, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? जी चलिए। फिनोटाइप का मतलब था जो भी फिजिकल एक्सप्रेशन है किसी कैरेक्टर का या जीन का, दिस इज कॉल्ड द फिनोटाइप। जीनोटाइप था जेनेटिक कंस्टिट्यूशंस ऑफ द कैरेक्टर। हाइब्रिड का मतलब था कोई प्रोड्यूस्ड बाय द मैटिंग बाय द जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब था डिफरेंट पेयर था, एक तरह का हेटेरोजाइगस स्टेज थी, दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड। तो उसको हम लोग बोल रहे थे हाइब्रिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं। ये हमने ग्रेगोर मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बात किया था। ये हमने बात की है ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, है ना, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। और कैसे परफॉर्म किया? इन्होंने 7 इयर्स तक हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए, 1856 से 1863 तक, है ना। 1856 से 1863 तक इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। 7 साल तक इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को पाइसम सटाइवम के प्लांट पर इन्होंने उसको एक्सप्रेस किया। इनका जो इन्होंने जो वर्क किया था, वो इनका जो वर्क था वो एक पेपर में पब्लिश हुआ एक पर्टिकुलर टाइटल के नाम से। वो टाइटल था एक्सपेरिमेंटेशन ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन ऑन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो कि 4th वॉल्यूम ऑफ एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून की एक पत्रिका में 1866 में 1866 में पब्लिश हुआ। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन जब आप कोई क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहां पर मिलेगा कि वो उनका टाइटल क्या था और उन्होंने ये कब पब्लिश किया था और किस में पब्लिश किया था। तो एक एनुअल प्रोसीडिंग थी जिसमें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून के नाम से था, जिसमें 1866 में यानी 63 तक इन्होंने काम किया, 1856 से 63 तक काम किया और 1866 में अपने वर्क को इन्होंने पब्लिश किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट था कि मेंडल का जो भी एक्सपेरिमेंट था, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है
सॉरी, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग बोलते हैं कि वो जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने कुछ स्पेशल टेक्निक्स की यूज़ की। दूसरा, उन्होंने पाइसम सटाइवम प्लांट का यूज़ किया। जो मटर का प्लांट था उसका भी कुछ कारण था कि एक तो उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, शॉर्ट लाइफ होती है, लाइफ स्पॉन कम होता है, 3 महीने में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। हम उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नॉर्मली होता ही है, क्रॉस पॉलिनेशन भी अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो दैट्स वाई दे सिलेक्ट द प्लांट इज पाइसम सटाइवम, ठीक है। और उन्होंने जो टेक्निक्स यूज़ की उसमें स्टैटिस्टिकल डाटास का यूज़ किया। गणित के वो टीचर थे, बहुत अच्छे उन्होंने डाटा को एक जगह कंसाइज किया और उसको करने के बाद उसमें उन्होंने यूज़ किया। तो उसमें जो स्टेप्स उन्होंने यूज़ की मटर के प्लांट के साथ, उसमें सिलेक्शन किया। सबसे पहले जो बेस्ट पी प्लांट था उसमें जो कंट्रास्टिंग करैक्टर देखने को मिल रहे थे उसको उन्होंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उसमें उन्होंने अपने हिसाब से क्रॉस पॉलिनेशन को भी कराया। तो उन्होंने उसमें क्या किया, इमैस्कुलेशन किया। आप जानते हैं इमैस्कुलेशन क्या होता है, आप सभी को पता है इमैस्कुलेशन क्या होता है। तो इमैस्कुलेशन किया, पॉलिनेशन कर रहा है ना, कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू प्रोड्यूस द ऑफ स्प्रिंग। फिर जो उन्होंने कलेक्ट किए थे उसको उन्होंने क्या किया, फिर से जर्मिनेट किया और ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करके अपने डाटा को एनालाइज किया। तो वो जो टेक्निक्स इन्होंने यूज की उसमें इमैस्कुलेशन, पॉलिनेशन और फिर जर्मिनेशन, है ना। तो इस तरह की टेक्निक्स को यूज किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया। तो ये सब मटर के प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। जो करेक्टर लिए थे वो मैंने आपको बताए थे, 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर को इन्होंने यूज किया था। तो 7 करेक्टर में इन्होंने एक तो हाइट का करेक्टर लिया था, फ्लावर के 2 करेक्टर, पॉड के 2 करेक्टर, सीड के 2 करेक्टर इन्होंने लिए थे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि इनके जो करेक्टर लिए थे वो 1457 यानी 1457, 1457, ये आपको याद रखना है। इनके जो करेक्टर थे वो 1457 पर क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट थे। इनके जो करेक्टर थे वो कहां थे, 1457, 1457 इन क्रोमोसोम्स पर ये करेक्टर प्रेजेंट थे। तो इसमें जो करेक्टर जिस क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट थे उसमें आपको याद रखना है 5 और 7 वाला। तो 5 कैसे याद रखोगे, आप पॉड के लिए देखो, पॉड कलर ये था, ये 5 पर था, है ना, 5 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर था। और जो सीड का कलर था, सीड के कलर की हम बात करें, इसकी सीड के शेप की हम लोग बात करें तो ये 7 नंबर के क्रोमोसोम्स पे था। बाकी के अगर आप देखोगे तो 1 नंबर के क्रोमोसोम्स पर था। फ्लावर का कलर, फ्लावर का जो कलर है वो 1 नंबर पोजीशन पे था। और हम बोलते हैं जो सीड का कलर था वो 1 नंबर पोजीशन पे था। तो ये बाकी के 4 पर थे। तो अगर आपको याद रखना है तो आप ये याद रख लो कैसे, पॉड कलर है ना, पेंटा पॉड कलर 5 करके, शेप सीड शेप और 7 ऐसे याद रख सकते हो, एस एस एस, है ना। तो सीड शेप और 7, तो सीड शेप और 7 इस तरह से आप इसको याद रख लो, सीड शेप और 7। तो ये हमारे कुछ करेक्टर थे, हालांकि बहुत ज़्यादा ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन आप इतने करेक्टरों को याद रख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन्होंने जो करेक्टर मैंने बताया कि जो किया था उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर लिए थे। तो टॉल, हाइट का, फिर फ्लावर पोजीशन एक्सियल देखा था, फ्लावर का कलर वॉयलेट था, पॉड शेप इन्फ्लेटेड था, पॉड कलर ग्रीन था, सीड शेप राउंडेड था, सीड का कलर येलो था। तो ये कुछ इनके डोमिनेंट करेक्टर थे। इसके बाद इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन यानी एक बार में एक कंट्रास्टिंग करेक्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। और जब एक बार में एक करेक्टर को लेकर के किया तो इस तरह के क्रॉस को हम लोगों ने बोला मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो रहा है, जल्दी बताएं फटाफट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताएं फटाफट, जल्दी जी, है ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिया, तो ये मोनो हाइब्रिड में एक करेक्टर को इन्होंने डिसाइड किया था और एक करेक्टर को लेकर के इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। एक करेक्टर, एक बार में एक करेक्टर को लेकर के। वेल डन। चलिए, है ना। तो यहां क्या है, मान लो टॉल एंड ड्वार्फ, ये करेक्टर ले लिया। येलो एंड ग्रीन, ये सीड के कोई करेक्टर ले लिया। ये उसने किसका ले लिया, टॉल, हाइट का, है ना, हाइट के करेक्टर को ले लिया। तो इस तरह से एक बार में एक करेक्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। अब क्या है,
जब उसने परफॉर्म किया तो फर्स्ट में जो हाइब्रिड बना उसको हमने कहा मोनोहाइब्रिड, और उस मोनोहाइब्रिड की जब सेल्फिंग कराई, इसकी जब सेल्फिंग कराई मतलब इसका जब सेम इसी की ही वैरायटी से, इसी के ही जो जनरेशन है उसी से क्रॉस कराया, F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई जिसको हम फर्स्ट फिलियल स्टेज कहते हैं, तो वो जो करेक्टर जो हमको मिला उसको हमने कहा F2 जनरेशन। और उस F2 जनरेशन का जो रेशो था वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का था। क्या था, यहां देख रहे थे कि ऑल प्लांट जो थे वो टॉल थे, लेकिन ये इस केस में जब सेल्फिंग कराई तो देखा कि 3:1 के रेशो में टॉल एंड ड्वार्फ प्राप्त हुए। तो टॉल एंड ड्वार्फ का जो रेशो था वो 3:1 था, 3:1 था। टॉल एंड ड्वार्फ का जो रेशो था वो 3:1 था, यानी कि एक ड्वार्फ भी मिला। और वो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं उस ड्वार्फ का जो जीन था, भले ही वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, लेकिन वो प्रेजेंट था। और मैंने आपको बताया कि कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है बशर्ते वो होमोजाइगस स्टेज में हो। तो अगर वो होमोजाइगस स्टेज में आया, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि ये होमोजाइगस स्टेज में है, तो होमोजाइगस स्टेज में वो अपने आप को फिनोटिपिकली या फिजिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। सो दिस इज द फिनोटाइप। एंड व्हाट इज द जीनोटाइप? जीनोटाइप मतलब इसका जो जीन कैरेक्टर अगर आप देखें तो स्मॉल टी है। अगर आप ये दो देखेंगे तो इसमें आपको कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस स्टेज या हाइब्रिड मिलेगी, लेकिन अगर आप ये वाला देखेंगे तो आपको टॉल का होमोजाइगस जीन मेकअप मिलेगा। तो जीन का जो 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 संगठन है, जो कंपोजिशन है, दिस इज कॉल्ड द जीनोटाइप। और जो जीन के द्वारा रिप्रेजेंट होने वाला फिजिकली जो अपीयरेंस है, जो करेक्टर है, दिस इज कॉल्ड फिनोटिपिक करेक्टर। ठीक है, तो ये है बात जो हम बताने वाले थे, ये हमने बताया है ना। ये जो हम कर रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें 3:1 जो मेंडल ने परफॉर्म किया था 3:1 का रेशो मिला था। और जो जीनोटाइप का रेशो था उसमें अगर हम देखें तो टॉल कितने थे 1, ड्वार्फ कितना था 1, लेकिन हाइब्रिड कितने थे 2, 1 + 1 2। तो ये हमको मिला 1:2:1। तो ये हमको 1:2:1 का रेशो मिला था, है ना। अब हमने देखा था ये कि जो फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो था ये वही एक्सपेरिमेंट है। हमने सबसे पहले क्या किया, इसका गैमीट का फॉर्मेशन किया। जब भी कोई जो भी जिनमें मियोसिस हो रहा है, जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होने वाले जो प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, उनमें हमने देखा था कि जो मियोटिक डिवीजन होता है वो हमेशा गैमीट्स के फॉर्मेशन के समय होता है, गैमिटोजेनेसिस के समय होता है। तो गैमिटोजेनेसिस के समय जब फॉर्मेशन होगा गैमीट का, तो गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं एक तरह से। ये देखें आप गैमीट, ये भी गैमीट। अब चूंकि ये एक होमोजाइगस पेयर है, ये भी होमोजाइगस पेयर है, तो ये सिमिलर टाइप के गैमीट को प्रोड्यूस करेगा। तो ये कैपिटल टी टाइप के गैमीट्स को प्रोड्यूस करेगा, ये स्मॉल टी को करेगा। इनके बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सारे टॉल होंगे, क्योंकि एक डोमिनेंट कैरेक्टर हेट्रोजाइगस स्टेज में अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करेगा। तो इसने ये एक्सप्रेस किया। उसके बाद जब इसकी सेल्फिंग कराई तो वही 1:2:1 का जीनोटाइप और 3:1 का फिनोटाइप हमको मिला F2 जनरेशन में। लेकिन F1 जनरेशन में देखें, फर्स्ट फिलियल स्टेज में देखेंगे हम, दिस इज द फर्स्ट फिलियल स्टेज। तो इस स्टेज में हमको सारे डोमिनेंट मिल रहे हैं, ऑल डोमिनेंट हमको मिल रहे हैं, है ना। तो यहां तक हमको याद रखना है कि हमको ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर मिलते हैं। ये मेरी लास्ट स्लाइड थी, जो नेक्स्ट टर्न की लास्ट स्लाइड थी। इसमें यह बताया था कि 50% जो कैरेक्टर थे अगर हम देखें तो ये हमको जो मिला था इसमें 1/4 हमको डोमिनेंट, 1/4 हमको रिसेसिव, और बीच का जो कैरेक्टर था जो 1/2 था वो हमको देखें 1/2, तो वो हेट्रोजाइगस स्टेज थी। तो यहां तक ऑलरेडी मैंने लास्ट टर्न पे बताया था, जिसमें मेरे को 15-20 मिनट रिवाइज करने में लग गया, लेकिन आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो F2 जो प्लांट थे उसमें मेंडल ने क्या देखा, उसने उसके जीनोटाइप वगैरह को क्या देखा कि उसमें एक होमोजाइगस स्टेज भी मिल रही है, एक होमोजाइगस स्टेज भी मिल रही है। तो आज जो हम बात स्टार्ट करने वाले हैं, यहां तक सभी को क्लियर हो गया हो तो आज हम एक नई बात के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? फिर हम आज एक नई बात करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट था,
मेंडल के बारे में कि उसने कब से कब तक काम किया। मेंडल का जो जन्म था वो कब हुआ था, फटाफट बताएं। बर्थ कब हुई थी मेंडल की, मैंने बताया था 22 जुलाई जी, 22 जुलाई मेंडल की बर्थ हुई थी 22 जुलाई 1822 में, राइट। तो 1822 में, वेल डन। और इसकी जो डेथ हुई थी वो 84 में, है ना, 1884 में। 84 में इनकी डेथ हो गई थी, 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनका जो भी एक्सपेरिमेंट था उसमें नई चीज मैंने आज आपको बताई। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन ऑन एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के टाइटल से एनुअल प्रोसीडिंग जो जर्नल था उसमें पब्लिश हुआ। ब्रून की एक पत्रिका थी, उसमें इनका जो वर्क था वो 1866 में, 1866 में, क्योंकि 63 तक काम किया, है ना, तो उसके बाद वो जी। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, बोर्ड ब्लर दिख रहा है। पुष्पांजलि बोल रही है बोर्ड क्लियर नहीं है, मेरे को तो क्लियर लग रहा है। फटाफट बताएं जल्दी जी। क्लियर दिख रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर दिख रहा है। पुष्पांजलि एक बार नेट को चेक करो आप, क्लियर है, सभी लोग बोल रहे हैं क्लियर है। मेरे को तो एकदम ऑल क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, एक बार चेक करो आप जी। वेल डन, है ना। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क इशू हो सकता है, अदरवाइज बोर्ड क्लियर है। चलिए, हम बात कर रहे थे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 2। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, है ना। चलिए देखिए, मैं बताता हूं आगे चल करके, है ना, क्या 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 है। देखिए, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस होता क्या है। जनरली जो भी F1 जनरेशन है उस S1 जनरेशन को, है ना, F1 जनरेशन को अगर हम, हाँ बिल्कुल सही कहा किसी ने, आप अपनी वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लो, है ना। वीडियो क्वालिटी आप 1080 पे चला करके देखो 1080 पर, तो आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियर आएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको चेक करो एक बार अपने वीडियो सेक्शन में जाकर के कि आप किस पिक्सल पर देख रहे हो, एक बार उसको क्लियर करो। रिजोल्यूशन क्या है आपका वो क्लियर करो, हो सकता है आपका वीडियो क्लियर आ जाए, आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगी। चलिए, मैं बैक क्रॉस की बात कर रहा था। बैक क्रॉस क्या होता है, जो भी हमारा F1 जनरेशन का जो हमको प्रोजेनी मिली है, जो हमको F1 जनरेशन के जो हमको ऑफस्प्रिंग मिला है, उसका किसी पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराना बैक क्रॉस कहलाता है। यानी जो हाइब्रिड है उसका किसी भी पेरेंट्स के साथ अगर आप क्रॉस कराते हो तो दिस इज कॉल्ड द बैक क्रॉस, है ना। तो हम लोग बैक क्रॉस की बात करें जैसे मान लो ये हमारा जो F1 जनरेशन था वो हमको मिला था, दिस इज द F1 जनरेशन, वो हमको मिला था कैपिटल T स्मॉल t हाइब्रिड। इस कैपिटल T स्मॉल t का मान लो हमने बैक क्रॉस में किया। बैक क्रॉस क्या थे, उसके पेरेंट्स थे। जैसे हमने ये, मैं भी करके बता देता हूं, जैसे ये कैपिटल T था, इसका स्मॉल t से किया तो F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t मिला। अब अगर इसका क्रॉस मैं इधर इस पेरेंट से या इस पेरेंट से करता हूं तो दिस इज कॉल्ड द बैक क्रॉस। लेकिन साथ में बच्चों एक बात और याद रखना कि ये जो अगर आप रिसेसिव पेरेंट से, दिस इज द रिसेसिव पेरेंट, अगर आप रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हो तो दिस बैक क्रॉस, मेरी बात ध्यान से सुनना, इफ यू आर क्रॉस ऑफ दिस F1 प्रोजेनी विथ द रिसेसिव पेरेंट, so those type of back cross is called the test cross. That means all test cross are back cross, but not all back cross are test cross. मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने। एक बैक क्रॉस, जो एक टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हैं। मेरी बात को बिल्कुल क्लियर कट समझना सभी लोग। हम जो पेरेंट्स के साथ F1 प्रोजेनी का क्रॉस करा रहे हैं ऊपर की तरफ, दिस इज कॉल्ड द बैक क्रॉस। बट
अगर कंडीशन अप्लाई हो रही है, कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, कंडीशन ये अप्लाई हो रही है कि अगर यही क्रॉस आप रिसेसिव पेरेंट से करा देते हैं, तो जब रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस। क्या टेस्ट करने वाले हैं वो आप देखो क्या करने वाले हैं। जब आपने इस F1 का इस रिसेसिव से कराया, तो आपने जब क्रॉस कराया तो एक ये कैपिटल T इस स्मॉल t के साथ मिला होगा, बिल्कुल सही बात है, और ये जो स्मॉल t है वो इस स्मॉल t के साथ मिला होगा, तो एक हमको यहां पर ड्वार्फ भी मिल रहा है। तो एक टॉल के साथ एक ड्वार्फ भी जब हमको मिलता है तो इसका रेशो हो गया 1:1। तो किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का जो रेशो है वो 1:1 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे नीट में जरूर क्वेश्चन आता है। अगर वो पूछता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के टेस्ट क्रॉस का रेशो क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और बैक क्रॉस का रेशो क्या होगा, मतलब उसमें अगर हम बात करें बैक क्रॉस में, हमने यहां पर कैपिटल टी ले लिया, मान लो अगर हमने कैपिटल टी ले लिया, ये वाला बैक क्रॉस कराया हमने, तो अगर हमने इससे कराया इसकी जगह, ये नहीं लिया ये ले लिया, तो हमें मिलेगा कैपिटल टी। तो इस केस में अगर आप कोई भी क्रॉस कराओगे तो फिनोटिपिकली अगर आप देखोगे तो आपको हमेशा सारे टॉल मिलेंगे। ऑल हमको क्या मिलने वाले हैं, टॉल, सारे हमको डोमिनेंट कैरेक्टर मिलने वाले हैं। 3:1 क्यों होगा भाई, बैक क्रॉस का रेशो 1:0 होगा ना, 3:1 क्यों होगा आप बताओ। देखिए यहां पर हमारा कैपिटल टी इस कैपिटल टी से मिलेगा टॉल, और ये वाला हमारा इस वाले से मिलेगा तो भी टॉल, तो सारे टॉल होंगे ना, 1:0 होना चाहिए ना बेटा। तो हमारे जो क्रॉस होंगे वो 1:0 होंगे, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें जीनोटाइप क्या होगा, तो जीनोटाइप में एक में तो हमको मिलेगा कैपिटल टी, एक केस में मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जीनोटाइप हमारा 1:1 होगा, है ना, राइट। चलिए, तो एक हमको टॉल टॉल वाला मिलेगा, एक टॉल एंड ड्वार्फ वाला मिलेगा, तो ये जीनोटाइप अलग अलग हो गया, राइट। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अब ये जो टेस्ट क्रॉस है इसका यूज क्या है, इस टेस्ट क्रॉस से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक फोटो दिया हुआ है, इस टेस्ट क्रॉस से आप देखो क्या पता कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव है, एक आपके पास ये होमोजाइगस रिसेसिव ही है, यहां जो हमने ले लिया है। एक हमने क्या किया, इस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ये वाला एक हमारे पास फ्लावर है, चूंकि ये जो फ्लावर है वॉयलेट है और ये डोमिनेंट होता है, आप सभी को पता है कि फ्लावर का कलर अगर वॉयलेट है तो दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये हमारे पास एक रिसेसिव कैरेक्टर है ना, ये भी हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर है, होमोजाइगस रिसेसिव है। अब बात ये होती है कि आपको वो जो F1 जनरेशन में मिला है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बैक करके जाता हूं, फिर से बैक करता हूं। देखो ये जो F1 जनरेशन मेरे को मिला था, मैं देखता हूं, देखो ये मेरे को जो F1 जनरेशन में मिल रहा था, अगर आप देखें ये मेरे को जो F1 जनरेशन में मिल रहा था, ये है ना, ये जो मेरे को F1 जनरेशन में मिल रहा था, इसको मैं कहता हूं कि मेरा F1 जनरेशन में ये जो मेरे को डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, डोमिनेंट। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये मेरा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसका जो जीनोटाइप है वो कैसा है, वो होमोजाइगस है कि वो हेटेरोजाइगस है। तो कोई भी जो अननोन फ्लावर है, ये जो डोमिनेंट के केस में दोनों हो सकते हैं, इट मे बी ए डोमिनेंट, अगर हम बोलें कि इसका जो कलर है, अगर हम बोले ये मान लो W जो है, जो कैपिटल W है, दिस इज रिप्रेजेंट द डोमिनेंट वॉयलेट कलर, हम बोल रहे हैं दिस इज रिप्रेजेंट द डोमिनेंट वॉयलेट कलर। तो मैं बोल रहा हूं स्मॉल t क्या है, ये है रिसेसिव वाइट कलर। ये हमारा जब हम फ्लावर का कलर देख रहे हैं तो ये हमको कलर रिसेसिव मिल रहा है। अब बात ये हो रही है कि ये जो आपको मिला है F1 जनरेशन में, इस F1 जनरेशन में मिलने वाला जो फ्लावर है ये प्योर है कि ये मिक्सिंग वाला है, हाइब्रिड वाला है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? दिस इज आइडेंटिफाई बाय द टेस्ट क्रॉस।
कैसे करोगे? टेस्ट क्रॉस से। मान लो आपने ये जो अननोन है, इस अननोन का क्रॉस आपने टेस्ट क्रॉस किया, रिसेसिव वाले से किया दो कंडीशन में। अगर ये मान लो कैपिटल W यानी होमोजाइगस डोमिनेंट हो, फर्स्ट हम मान के चलते हैं, एज्यूमशन करके चलते हैं कि मान लो ये कैपिटल W हो, दोनों ही कंडीशन मान के चलते हैं और फिर रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। तो मान लो ये कैपिटल W हो और इस कैपिटल W का क्रॉस जब स्मॉल w यानी कि रिसेसिव वाले से, वाइट वाले से कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आएगा? और अगर इसका मान लो सपोज दैट कैपिटल W स्मॉल w होगा और सेम उसी तरह का क्रॉस जब कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आएगा? ये हमें आइडेंटिफाई करके बताएगा कि हमारा ये जो F1 जनरेशन का जो हमारा जो फ्लावर है वो होमोजाइगस स्टेज में कि हेट्रोजाइगस स्टेज में। तो किसी अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए, किसी अननोन जीनोटाइप को, जीनोटाइप अननोन है उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं। सो टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप ऑफ ए कैरेक्टर। कैसे देखें आप, कैसे है ना, कैसे पता करते हैं? अब आप क्रॉस करके देखें, ये कैपिटल W है तो इसके दो गैमीट बनेंगे, यानी कि एक ही तरह का गैमीट बनेगा लेकिन दो तरह से दिखा देते हैं हम। कैपिटल W इसके स्मॉल w बनेंगे। जब आप पुन्नेट स्क्वायर बनाओगे, पुन्नेट स्क्वायर क्या होता है? ये इस तरह का स्क्वायर होता है, दिस इज कॉल्ड द पुन्नेट स्क्वायर। इसमें हम लोग यहाँ फीमेल को लेते हैं और यहाँ मेल को लेते हैं। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, है ना, सी पुन्नेट, RC पुन्नेट, रिग्रेट सी पुन्नेट, उनने एक चार्ट बनाया था जिसमें क्रॉसिंग को रिप्रेजेंट किया था, उसको हम लोग बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है भाई? तो पुन्नेट स्क्वायर किया तो इस स्क्वायर में बनाया। अब ये देखिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। यहां हमें देखने को ये मिल रहा है कि ये जो सारे हमको मिल रहे हैं ये हेट्रोजाइगस हैं, ऑल आर हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये देखो आप, हेट्रोजाइगस, क्योंकि हमारा एक जीन जो है वो रिसेसिव का है, एक डोमिनेंट का है। तो यहां हेट्रोजाइगस कंडीशन में सारे डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होने वाले हैं, तो इस वजह से ऑल आर वायलेट। अगर आपने इस F1 जनरेशन का क्रॉस जब इस व्हाइट वाले रिसेसिव के साथ किया और सारे वॉयलेट मिले, इसका मतलब ये है, सारे वॉयलेट मिले, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर नहीं है, ये प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट जीन को लेकर के चल रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? फटाफट बताएं जल्दी। जल्दी बताएं फटाफट। वेल डन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूं क्या? जी क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए ध्यान से सुने अगली बात। अगर मान लो जी, अगर मान लो ये वाला जो कैरेक्टर है इसमें कैपिटल W स्मॉल w यानी कि हेट्रोजाइगस स्टेज है, हेट्रोजाइगस स्टेज है इसका जीनोटाइप। सपोज दैट, हमको नहीं पता, अंदर की बात है। देखिए जीनोटाइप हमेशा अंदर की बात होती है, फिनोटाइप बाहर की बात होती है। आपके मन में क्या चल रहा है हमको कैसे पता चलेगा? भगवान ने हमको कितनी अच्छी क्वालिटी दी है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि शायद काश इसके मन की बात मेरे को पता चल जाती, लेकिन ईश्वर ने अच्छा किया ये क्वालिटी छुपा ली। आप किसी के मन को नहीं पढ़ सकते। बहुत ही कम लोग होते हैं जो किसी के मन को पढ़ लेते हैं, है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे, किसी के मन को पढ़ लें, लेकिन वो प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मन की बात अंदर की बात होती है, जो दिल की बात है वो बाहर जुबां पर नहीं आती। तो दिल की बात अगर जुबां पर नहीं आ रही तो आप उसको पता नहीं लगा सकते। आप कैसे पता लगाओगे कि इसके मन में क्या है? तो जीनोटाइप अंदर की बात है, लेकिन कभी ना कभी तो दिल की बात जुबां पर आती है, और जुबां पे जैसी बात आती है उसी से हम उस व्यक्ति का एनालिसिस कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसके अंदर की क्वालिटी क्या है। यानी फिनोटिपिकली कैरेक्टर के बेस पर, ऑन द बिहाफ ऑफ द फिनोटिपिकल कैरेक्टर,
वी हैव डिसाइडेड व्हाट इज द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ द जीन, व्हाट इज द मेकअप ऑफ द जीनोटाइप। तो ये हम पता लगा रहे हैं, हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो प्रेडिक्शन चल रहा है, ये जो प्रेडिक्शन है वो किस पर बेस्ड है? ये प्रेडिक्शन बेस्ड है फिनोटिपिकली कैरेक्टर पर। तो अब फिनोटिपिकली कैरेक्टर क्या था? एक आपने देख लिया सारे डोमिनेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि अगर यहां कोई एक भी रिसेसिव कैरेक्टर होता और वो इसके रिसेसिव कैरेक्टर के साथ मिलकर के होमोजाइगस स्टेज में आ जाता, तो एक कंडीशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करता। वो इस वाले में दिख रहा है आपको, देखो आप यहां क्या हुआ, कैपिटल W स्मॉल w है, तो ये कंडीशन में इसमें दो तरह के गैमीट बनेंगे, कैपिटल W स्मॉल w, और जब वो स्मॉल w के साथ मिला होगा तो ये देखिए स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w। अगर हम बात करें तो यहां पर हमको 1:1 के रेशो में, देखो 1:1 का रेशो मिल रहा है। ये देखो ना आप, ये सारे डोमिनेंट हैं, ये सारे रिसेसिव हैं। तो इस टेस्ट क्रॉस में जहां पर इस हाइब्रिड का हम इसके रिसेसिव से कर रहे थे, जो भी हमने बैक करके बताया था पीछे, टेस्ट क्रॉस हमने डिस्कस किया था, तो वो जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमको डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर 1:1 के रेशो में मिल रहे हैं। दैट मींस ये जो है ये हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड केस है। अगर ये हाइब्रिड नहीं होता, मैंने बताया आपको हाइब्रिड नहीं होता, ये ऐसे होता, तो ये इस सारे जनरेशन में जितने भी मिल रहे हैं ऑल आर वायलेट। तो अननोन फ्लावर इज अ होमोजाइगस डोमिनेंट और यहां अननोन फ्लावर इज द हेट्रोजाइगस। तो ये जो अननोन है ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। डोमिनेंट तो है लेकिन हेट्रोजाइगस क्यों है? क्योंकि यहां पर हमको इसका जो हेट्रोजाइगस वाला एक जीन होगा वो इसके साथ मिलकर के फुल्ली एक्सप्रेस हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर तब तक एक्सप्रेस नहीं होता जब तक वो होमोजाइगस स्टेज में नहीं आ जाता। अगर वो होमोजाइगस स्टेज में आ गया तो अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपने आप को शो करता है। मैंने एक उदाहरण भी दिया था आपको, टीवी का वाला, टीवी का रिमोट आपकी सिस्टर के हाथ में है, सिस्टर अकेली है तो फुल शिद्दत के साथ, फुल एक्सप्रेशन के साथ अपने चैनल को देखेगी। लेकिन अगर भाई बैठा हुआ है जो डोमिनेंट है उस पर, तो उसकी प्रेजेंस में उसके मन की भावनाएं, उसके मन की इच्छा उसके अंदर तो है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है, लेकिन वो भाई साहब बैठे हैं उनकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं हो रही। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो लास्ट टर्न पे। चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। ये देखें आप, एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए मेंडल के टाइम पर क्या था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मेंडल के टाइम पर मेंडल जीन के बारे में नहीं जानता था। मेंडल को जीन का कोई आइडिया नहीं था। मेंडल ने कहा कि कोई ऐसा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टरों को ट्रांसमिट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। तो मेंडल ने फैक्टर के बारे में डिस्क्राइब किया था। फैक्टर्स, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड द कैरेक्टर। डिस्क्रीट यूनिट मतलब बिल्कुल सेपरेट यूनिट है, डिस्क्रीट यूनिट्स इज कॉल्ड द फैक्टर। एक डिस्क्रीट यूनिट है, दिस इज कॉल्ड द फैक्टर। फैक्टर अकर्स इन पेयर। अब वो जो फैक्टर हैं वो पेयर पर होंगे। क्यों होंगे पेयर पर? क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। अगर आप बात करोगे, ये हमारे क्रोमोसोम हैं, ये देखो आप, पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं, सेम साइज का, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, सेम साइज का, सेम लोकाई वाला मिलेगा। होमोलोगस मैंने बोला था अभी आपको। होमोलोगस का मतलब जब लोकाई सेम है, होमोलोगस, होमो का मतलब सेम, लोगस का मतलब लोकाई, पोजीशन सेम है। तो अगर आप देखोगे यहां पर जो जीन होगा, मान लो यहां पर लंबाई का जीन है तो यहां पर भी लंबाई का जीन होगा, आंखों की कलर का जीन होगा यहां तो यहां भी होगा। लेकिन अगर आप बात करो कि इससे कोई, मान लो ये 4th नंबर का पेयर है, अब कोई एक दूसरा है वो इस तरह से है, तो इसमें और इसमें देखो कितना डिफरेंस है। ये मान लो 8th नंबर का है, अब इसमें कोई दूसरा जीन है,
कोई दूसरा करेक्टर है, मैंने बताया था C इज इक्वल टू G और T इज इक्वल टू A, ट्रेट और एलील, अल्टरनेटिव फॉर्म इज कॉल्ड द ट्रेट और एलील, और करेक्टर इज इक्वल टू जीन। तो मान लो यहां कोई जीन है, वो दूसरा जीन है, लेकिन उसके होमोलोगस पेयर पर उसका डिस्क्रीट यूनिट वाला पेयर्ड फॉर्म में होगा, फैक्टर पेयर्ड फॉर्म में होगा बेटा, पेयर्ड फॉर्म में फैक्टर होगा। देखो ये पेयर्ड फॉर्म में होंगे। हाँ, अगर हम गैमीट की बात करें तो वहां वो फैक्टर सिंगल होगा, क्योंकि गैमीट में ये दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इसको हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। तो हम यहां पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। हालांकि मैं बता चुका हूं, ऐसा कुछ नहीं, अभी मैंने डोमिनेंस वगैरह सब बता दिया। अब उसको लॉ के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं कि वो लॉ है क्या। अभी हमने डोमिनेंट ही पढ़ रहे थे इतनी देर से, हम रिसेसिव और डोमिनेंट फैक्टर को ही पढ़ रहे थे, जिसको जीन कहा गया बाद में। फैक्टर हो गया, इट इज ए डिसिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड द अदर इज द रिसेसिव। अगर हम बात करते हैं कि डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल टी है, मान लो ये कैपिटल टी है, तो आप इसको डोमिनेंट नहीं बोल सकते। अकेले दौड़े फर्स्ट आए, हाउ कैन यू से कि हम रेस में फर्स्ट आए, नहीं बोल सकते। डोमिनेंट और रिसेसिव बोलने के लिए आपको एक दूसरा डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर चाहिए। आपको चाहिए वहां पर डोमिनेंट रिसेसिव बोले कि ये रिसेसिव है, ये उस पर डोमिनेंट है, ये इसकी उपस्थिति में इस वाले के कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहे, दैट मींस दिस इज द रिसेसिव। लेकिन रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं। तो हेट्रोजाइगस स्टेज में हम बोल रहे हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव टर्मिनोलॉजी का यूज होता है। तो जो कैरेक्टर अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट, और जो नहीं कर पाता उसको हम बोलते हैं रिसेसिव। अब यहां देखें आप, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, ध्यान से देखें आप। क्या देखना क्या है, फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, दोनों फैक्टर हैं। फैक्टर इज इक्वल टू जीन, जिसको हमने बाद में जीन बोला था, वही फैक्टर है। मेंडल ने जीन बोला था, हमने उसको फैक्टर, मेंडल ने फैक्टर बोला था, हमने जीन बोला। तो जीन का आइडिया मेंडल को नहीं था, मेंडल ने तो कह दिया कोई कारक है, कोई फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल ऐसा काम कर रहा है। तो अगर आप देखें ये फैक्टर, सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। बात ये थी, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर इज डोमिनेंट एंड द अदर इज द रिसेसिव। तो बात वही हो गई डिसिमिलर के केस में। हेट्रोजाइगस के केस में इसको मैं हेट्रोजाइगस बोल सकता हूं। आप बोल ही रहे थे भी हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ जीन, दिस इज द होमोजाइगस, दीज आर द होमोजाइगस, होमोजाइगस, ये होमोजाइगस हैं ये दोनों। अगर ये होमोजाइगस हैं तो आप काहे का डोमिनेंट, काहे का रिसेसिव। आप बोल रहे हो दिस इज द सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, हाउ कैन यू से दिस इज डोमिनेंट ओवर टू अदर? नो, this is the dissimilar pair of factors, so one factor is dominant over to another। तो एक फैक्टर दूसरे पर डोमिनेंट है, लेकिन हेट्रोजाइगस या डिसिमिलर के केस में। मेरी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो आप वहां से फीडबैक दे सकते हैं, अदरवाइज मैं अपनी बात को फिर से कंटिन्यू करूंगा। फटाफट बताएं जल्दी। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो डोमिनेंस तो आपको समझ में आ गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको क्लियर हो गया कि एक जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है, और जो अपने आप को उस पहले वाले के प्रेजेंस में नहीं कर पा रहा वो रिसेसिव है। सो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा लगता है, आपको इसके एक्सेप्शनल केस भी देखने को मिलेंगे। वो हम मेंडल से कुछ हट करके बात करेंगे, उसका एक्सेप्शनल केस पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। जी आगे बात सुनते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपने देखा कि एक डोमिनेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसमें दोनों क्रोमोसोम्स हैं, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, दोनों पर जीन हैं। आपने देखा दोनों पर जीन हैं और वो जीन एक साथ जा रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जब भी मैंने गैमीट का फॉर्मेशन किया, जब मैंने गैमीट बनाया,
तो उस गैमीट के केस में आपने देखा कि वो सेपरेट हो गए, वो सेग्रीगेशन हो गया। हिंदी में हम उसको बोलते हैं पृथक्करण, पृथक्करण हो गया, पृथक पृथक हो गए, सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो क्या कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स, जिसको आप एलील कह रहे हो, जिसको आप एलील बोल रहे हो, कंट्रास्टिंग पेयर जिसको ट्रेट बोल रहे हो, ऑफ ए कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन पेरेंट्स segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factor। उन दो में से केवल एक को अपने पास रखेगा, उन दो में से केवल एक को अपने पास रखेगा। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, मान लो कि कोई पेरेंट होमोजाइगस है और या हम बात करते हैं कि कोई पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है, तो अगर होमोजाइगस पेरेंट है तो होमोजाइगस पेरेंट में वो एक ही तरह के बनाएगा ना। ये देखो सिमिलर गैमीट्स को प्रोड्यूस करने वाला है, ये देखो ना, सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, जीन है, सिमिलर पेयर है, ट्रेट है, एलील है, सिमिलर टाइप का एलील है। एलील इज इक्वल टू ट्रेट, मैंने याद कराया अभी ट्रिक से, आप याद कर लो। एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बेस पेयर तो मैंने बताया था एडेनिन इज ऑलवेज बाइंड विद द थाइमिन बाय द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप ए और टी को याद रख लो और जी और सी को याद रख लो कि जीन इज इक्वल टू कैरेक्टर एंड एलील इज इक्वल टू ट्रेट। ये बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूं। एलील क्या था? अल्टरनेटिव फॉर्म, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन, दिस इज कॉल्ड द एलील। सो दिस इज ऑल्सो ट्रेट। तो मैं बोल रहा हूं कि वो अगर पेयर के दोनों जीन सेम हैं, एक जैसे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक जैसे ही गैमीट को प्रोड्यूस करेंगे आफ्टर सेग्रीगेशन। एंड कब होगा जी सेग्रीगेशन? कब होगा ये सेग्रीगेशन? ये हमेशा नहीं होगा, बल्कि ये सेग्रीगेशन कब होगा? जब किसका फॉर्मेशन होगा? फटाफट बताओ। जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल सही कहा, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। तो गैमीट बनेंगे तब होगा ना बेटा, तब होगा। वेल डन, वेल डन, वेल डन। चलिए, तो हम बता रहे थे कि अगर मान लो सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर होमोजाइगस, ये भी है, स्मॉल टी है, इसका भी सेग्रीगेशन हुआ, सिमिलर टाइप के गैमीट बने। कंडीशन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इस कंडीशन में आप देखोगे तो यहां डिससिमिलर हैं, है ना, यहां पर डिससिमिलर हैं। जी जी, एक बार और रिपीट ही कर रहा हूं मैं, आप टेंशन नहीं लो, मैं रिपीट ही कर रहा हूं, ध्यान से सुनो आप। मैं कह रहा हूं कि अगर ये सिमिलर टाइप के फैक्टर हैं तो सिमिलर टाइप के गैमीट बनेंगे, चाहे वो डोमिनेंट हो, चाहे वो रिसेसिव वाला ट्रेट हो। हालांकि यहां हम डोमिनेंट और रिसेसिव बोल नहीं सकते, यहां तो हम बोल सकते हैं कि ये वन टाइप का फैक्टर है। फैक्टर इज इक्वल टू जीन, हम कह रहे हैं एक जीन है या फैक्टर है जो डिप्लॉयड स्टेज में है। लेकिन जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो वो हैप्लॉयड होता है, ये डिप्लॉयड है। तो जब हैप्लॉयड फॉर्मेशन होगा तो बट नेचुरल है कि वो सिमिलर टाइप के गैमीट को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है वो होमोजाइगस है, इसका कंपोजिशन भी होमोजाइगस है, लेकिन इसका कंपोजिशन हाइब्रिड है, मोनोहाइब्रिड है। बहुत अच्छी बात है बोलने में कि दिस इज द मोनोहाइब्रिड, हमने एक हाइब्रिड लिया है। तो मोनोहाइब्रिड में हमको दो तरह के गैमीट मिलने वाले हैं, 2 टाइप्स के गैमीट हमको मिलने वाले हैं। 2 टाइप गैमीट हमको मिल रहे हैं, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। को किसके पास है ना, जिसके पास जो होगा वही तो देगा वो। मेरे पास कुछ ज्ञान होगा तो मैं आपको ज्ञान दूंगा, आपके पास कुछ बुद्धि होगी समझने की तो आप समझोगे, तो आप मेरे को फीडबैक दोगे। जिसके पास कुछ होगा ही नहीं तो वो देगा क्या? दान भी वही देता है जिसके पास दान देने को कुछ होता है। इसके पास भी कुछ है इसीलिए देगा, इसके पास जो है वो दे रहा है। तो सेग्रीगेशन होगा जीवन में, कभी ना कभी तो सेग्रीगेशन होता ही है। आप देखिए कितनी अच्छी बात है, अगर हम इसको लाइफ से जोड़ें तो भी सेग्रीगेशन होता है ना। हाँ, अब इसको समझ जोड़ देना शादी आदि से। बोले साहब वो लड़की जो है वो विदा हो जाती है तो वो सेग्रीगेट हो जाती है अपने पेरेंट्स से, है ना, सेग्रीगेशन हो जाता है।
भगवान राम का सीता के साथ सेग्रीगेशन हो गया, सेग्रीगेटेड हो गए, पृथक पृथक हो गए, अलग अलग हो गए। तो ऐसा हम सेग्रीगेशन क्या है, अकेले ही आए थे अकेले ही जाना है वाली बात थी, सेग्रीगेशन हो गए। जब ये बना होगा तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिले होंगे, कहीं ना कहीं जब ये बना होगा तो ये दोनों मिले होंगे, ये बना होगा तो ये दोनों मिले होंगे। इनके मिलने के बिछड़ने को ही तो सेग्रीगेशन कहते हैं। ये जो सेग्रीगेट हो रहे हैं लेकिन वो बिछड़ करके कोई नया कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, वो गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, और गैमीट पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्म पढ़ा था, आपने ओवा पढ़ा था, सेकेंडरी oocyte पढ़ा था, और दे बिकम कन्वर्टेड इनटू द ओवा। तो ये मिलेंगे कब, किस प्रोसेस के थ्रू मिलेंगे वो बताइए। ये सेग्रीगेट हो गए थे, सेग्रीगेशन हो गया था, लेकिन ये फिर से कब मिलेंगे, किस प्रोसेस के थ्रू मिलेंगे, उसका नाम बताइए जल्दी से जल्दी, फटाफट उस प्रोसेस का नाम बताइए जिससे ये दोनों मिलेंगे। जिस प्रोसेस के द्वारा मिलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, वेल डन। बहुत सारे लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के द्वारा ये दोनों मिलेंगे। कोई हैप्लॉइड डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी फर्स्ट यूनिट जो होगी वो जायगोट होगी। तो दिस इज द होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस सिमिलर गैमीट एंड हेटेरोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस two kinds of gamete each having one allele with equal proportion। बिल्कुल सही बात है, एलील को लिया होगा, ट्रेट को लिया होगा जो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। ये देखें 1:1, 1:1, 1:1, भले ये सिमिलर है ये डिसिमिलर है, तो डिसिमिलर में 1:1। ओके, चलिए आगे देखें। अब हम बात करते हैं अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की। दो, अभी तक आपने सिंगल क्रॉस देखा, एक करैक्टर को लेकर के एक बार में करैक्टर को देखा। अब देखिए आप डाई हाइब्रिड। देखिए हाइब्रिड वर्ड कभी भी ऐसे नहीं होता दिस इज द हाइब्रिड, आपने कहा दिस इज द हाइब्रिड, नो दिस इज द हाइब्रिड, नो दिस इज द हाइब्रिड, नो दिस इज द हाइब्रिड, राइट, दिस इज हाइब्रिड, राइट, दिस इज हाइब्रिड, राइट, हेटेरोजाइगस पेयर इज कॉल्ड द हाइब्रिड। तो हम कह रहे हैं अब हमने एक नहीं लेना, हमको दो लेना है एक बार में, दो हाइब्रिड लेना है एक बार में, दो करैक्टर लेने हैं एक बार में, दो जीन के करैक्टरों को लेना है एक बार में, उनकी अल्टरनेटिव फॉर्म या ट्रेट को लेना है एक बार में। कैसे देखें आप, जैसे मैंने कहा था अभी, वो करैक्टर है मेरा राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। ये दो करैक्टर लेकर के चल रहा हूं, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। ये दो करैक्टर हैं मेरे पास। कौन कौन से करैक्टर हैं? राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। क्या किसके करैक्टर हैं ये? सीड के। तो सीड के जो करैक्टर हैं उन करैक्टरों में मेरे पास दो करैक्टर हैं। एक तो सीड का, राउंडेड मतलब सीड का क्या? राउंडेड मतलब सीड का शेप, और येलो मतलब सीड का कलर। अब आपको यह बताना है कि इसमें आपको यह बताना है कि इसमें से डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है। डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है? आप देखें, सिंपली दिख रहा है, ये दोनों ही क्या हैं? डोमिनेंट। और ये दोनों ही क्या है? रिसेसिव। अगर आप देखेंगे तो these both character as the dominant and these both character are the recessive। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हम राउंडेड देख रहे हैं। सीड में देखिए, पॉड में उल्टा था, पॉड में जो था वो कुछ डिफरेंट था। हम बात कर रहे हैं सीड की। तो सीड में अगर आप देखोगे तो सीड में हमको देखने को मिलेगा कि हम बात कर रहे हैं कि सीड में हमको राउंडेड सीड और येलो, ये डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब आप बात करते हो कि इनका हमने क्रॉस किया, क्रॉस करके हमको क्या मिलने वाला है वो आप देखें। ये हमने लिया होमोजाइगस राउंडेड येलो, ये हमने कैरेक्टर ले लिया। अब यहां एक बार में आप दो कैरेक्टर ले रहे हो, आप डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हो।
ये आपके पास दो करैक्टर हैं। कौन कौन से करैक्टर हैं? एक तो आपका जो सीड है वो राउंडेड है और येलो है। तो आपने एक बार में साइमल्टेनियसली दो करैक्टरों को लिया, दो जीन को लिया, दैट्स वाई बिकॉज दिस इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आपने दो करैक्टरों को ले लिया। वहां हमने एक को ही लिया था, या तो हम कैपिटल आर लेते, कैपिटल आर स्मॉल आर लेते, या कैपिटल वाई स्मॉल वाई को लेते, लेकिन हम यहाँ आर और वाई दो करैक्टरों को लेकर के चल रहे हैं। तो हम आर और वाई दो करैक्टर को लेकर के चल रहे हैं। सो दिस इज द कैपिटल आर आर वाई वाई। ये कैसे है? होमोजाइगस स्टेज है। और ये हमारे पास होमोजाइगस स्टेज है स्मॉल आर आर वाई वाई। इन दोनों को जब आप क्रॉस कराते हो तो सबसे पहले ये देखना है कि इसमें हमारे पास जो गैमीट बनेगा वो ये होमोजाइगस है, एक ही तरह का गैमीट बनेगा, ये भी होमोजाइगस है, एक ही तरह का गैमीट बनेगा। तो आर वाई हमारे पास एक गैमीट तैयार हो गया, है ना। मोनोहाइब्रिड ही है, लेकिन हम इस केस में मतलब इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस अभी यहां से स्टार्ट होगा। जैसे वहां मोनो, ये तो होमोजाइगस स्टेज है। हाइब्रिड कहां है? ये हाइब्रिड तो यहां आया ना, जब हमने बोला था कि हाइब्रिड कोई होगा तो वो ऐसे होगा, दिस इज द मोनोहाइब्रिड, दिस इज द मोनोहाइब्रिड, और इन दोनों को मिलाएंगे तो दिस इज द डाई हाइब्रिड। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ फटाफट, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट बताएं, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जी, हाइब्रिड का मतलब यह था कि हाइब्रिड में हमको कैसे लेना है? हेट्रोजाइगस पेयर लेना है, होमोजाइगस नहीं। तो ये हाइब्रिड कहलाया। अब इसमें हम बोल रहे हैं कि ये चूंकि दोनों हाइब्रिड हैं, दो हाइब्रिड, यहां हम दो हाइब्रिड ले रहे हैं। ये देखो, ये सॉरी ये हाइब्रिड नहीं है, ये हाइब्रिड है। तो हम बोल रहे हैं कि दिस इज द हाइब्रिड, लेकिन इसमें हम एक ये ले रहे हैं और एक ये ले रहे हैं, तो ये हो गया डाई हाइब्रिड। तो दिस इज कॉल्ड द डाई हाइब्रिड। तो यहां से हमारा डाई हाइब्रिड स्टार्ट हुआ। जैसे उस वाले में हम क्या कर रहे थे, ये मान लो कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, तो ये हाइब्रिड थोड़ी है, इनसे बना ये, तो ये था मोनो हाइब्रिड। अब इसकी हमने सेल्फिंग कराई थी, ये ऐसे हम इसमें कर रहे हैं। ये हमारे होमोजाइगस राउंडेड येलो है, ये होमोजाइगस हमारा रिंकल्ड ग्रीन है। दो करैक्टर लिए हमने, इनसे हमने क्या किया, इनका क्रॉस कराया, इसके जो गैमीट बने उससे हमारे पास हेट्रोजाइगस राउंडेड येलो ये हमको मिला। तो दिस इज द हेट्रोजाइगस राउंडेड येलो, ये हेट्रोजाइगस राउंड येलो है। अब इस हेट्रोजाइगस राउंड येलो का जब हम सेल्फिंग कराएंगे, अब ये देखें, ये है डाई हाइब्रिड। अगर आप गौर से देख रहे हैं तो दिस इज द डाई हाइब्रिड, है ना। ये क्या है? डाई हाइब्रिड है, ये डाई हाइब्रिड है ना। ये क्या है? डाई हाइब्रिड है। अगर आप देखो तो दिस इज द डाई हाइब्रिड, ये हमारे पास है डाई हाइब्रिड है। और मोनो हाइब्रिड में हमने कहा था दो तरह के गैमीट मिलेंगे, लेकिन डाई हाइब्रिड में चार तरह के गैमीट मिलेंगे। यहां जो गैमीट का फॉर्मेशन है वो होता है 2 की पावर n। तो मोनो हाइब्रिड में 2 की पावर n दो तरह के गैमीट मिलेंगे। डाई हाइब्रिड में हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि 2 2 4। तो हमको चार तरह के गैमीट मिलेंगे, चार तरह के गैमीट मिलेंगे। ये देखो ना, चार तरह के गैमीट, ये देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। आप गैमीट बना भी सकते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है जिसमें कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ मिल गया। ये देखो आप, ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ मिला, फिर ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ क्लियर हुआ, फिर अगले केस में इस स्मॉल आर ने कैपिटल वाई और अगले केस में इस स्मॉल वाई के साथ क्रॉस किया। तो ये हमको चार तरह के गैमीट बन गए, 4 टाइप्स के गैमीट हमको इसमें तैयार हो गए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये वाला भी है। ये देखो आप, इसी का क्या किया, सेल्फिंग कराई। जब सेल्फिंग कराई तो अब इनका और इनका आपस में क्रॉस होकर के जो प्रोडक्ट मिलेंगे उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये देखो आप, ये क्रॉसिंग हुई हमारे पास, F2 जनरेशन मिल रहा है। इस F2 जनरेशन में अगर आप देखोगे तो वो जो कैरेक्टर थे जिसको मैंने कहा था कि यहाँ मेल ले लेते हैं, हम फीमेल ले लेते हैं और एक पुन्नेट स्क्वायर को तैयार करते हैं, उस पुन्नेट स्क्वायर में ये मेल और फीमेल का आपस में कॉम्बिनेशन कराया तो हमको क्या मिला? वहां हमने लिया था राउंडेड और येलो सीड। उस राउंडेड और येलो सीड के बिहाफ में
हमने ये जो क्रॉसिंग कराई उस क्रॉसिंग से हमको ये टोटल कितने ऑफस्प्रिंग मिले वो इस चार्ट में दिख रहे हैं पुन्नेट स्क्वायर में। फटाफट बताओ कितने मिले जल्दी, टोटल कितने मिले। क्लास है क्या आज रहती है? बस 10 मिनट हो रहे हैं। फटाफट बताओ जल्दी कितने। 16 राइट 16 1 2 देखो 1 2 3 4 4 4 जा 16 तो टोटल हो गया 16। 16 मिल रहे हैं हमको, 16 मिल रहे हैं। अब कॉम्बिनेशन देखो ना आप, ये कैपिटल आर आर आपने लिख दिया, कैपिटल वाई ये मिल गया, राउंड एंड येलो। तो हमने यहां पर राउंड एंड येलो एक करेक्टर ले लिया कि हमको राउंड एंड येलो मिल रहे हैं। ठीक है, राउंड डोमिनेंट है, येलो भी डोमिनेंट है। तो अगर ये होमोजाइगस स्टेज में होंगे या हेटेरोजाइगस स्टेज में होंगे तो हमको वहां राउंड एंड येलो ही बोलना है। ठीक है, जैसे एक और देखते हैं हम राउंड, देखो ये है, ये कैपिटल आर आर है, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, भले ये हेटेरोजाइगस स्टेज में है लेकिन कलर कैसा होगा, येलो ही। केवल स्मॉल वाई होगा तो फिर ये जाकर के ग्रीन होगा। ठीक है, ओके ओके, तो ये हो जाएगा राउंड एंड येलो। तो दिस इज द राउंड एंड येलो। अब आप इस पूरे का क्रॉसिंग करोगे तो आपको देखो सेकंड में क्या लिख दिया मैंने, राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन देखो आप, दिस इज द राउंड एंड ग्रीन। अब ये क्यों है राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि एक तो आपको राउंडेड सीड मिल रहा है, ये मिल रहा है, और ग्रीन क्या था, रिसेसिव। सो दिस इज द रिसेसिव स्मॉल वाई, कैपिटल आर इज द राउंडेड एंड स्मॉल वाई इज ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन, ये राउंड एंड ग्रीन हमको क्लियर कट मिल रहा है। अगला देखें, ये सेकंड हो गया राउंड एंड ग्रीन। थर्ड इज द रिंकल्ड एंड येलो। अब रिंकल्ड एंड येलो देखो आप, ये देखो रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड एंड येलो का मतलब क्या हुआ कि एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है। तो ये देखो ना, ये डोमिनेंट है येलो, और ये रिंकल्ड सीड का क्या था, रिसेसिव। तो स्मॉल आर आर। रिसेसिव अपने आप को केवल तब एक्सप्रेस करता है जब वो किस स्टेज में होता है, जब वो होमोजाइगस स्टेज में होता है। होमोजाइगस स्टेज में होता है, तो ये होमोजाइगस स्टेज में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, हेटेरोजाइगस स्टेज में नहीं कर सकता था। अगर यहां कैपिटल आर आ जाता तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ये हेटेरोजाइगस स्टेज में, होमोजाइगस स्टेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ फटाफट, सो गए क्या सब? जल्दी, बस 5 मिनट की क्लास और है ना, 5 मिनट्स और लेंगे बस। ठीक है, चलिए। तो ये इस चार्ट में थर्ड केस हो गया रिंकल्ड एंड येलो। फिर है रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब इसमें आप देखें, बोथ करेक्टर्स आर रिसेसिव। रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है, सीड रिंकल्ड भी है एंड ग्रीन भी है। सो दिस इज द रिंकल्ड ग्रीन। सो दिस इज द लास्ट करेक्टर इज रिलेटेड टू द रिंकल्ड एंड ग्रीन. So what is the total progeny? What is the number of the total progeny in case of the dihybrid cross? So this is the total progeny. First is the round and yellow. So in both case, suppose that they are having the both case of the dominant and one case of the dominant and one is recessive. So this is also considered as a rounded and yellow. So what is the round and yellow? Round and yellow is the 9 character. So this is the round and yellow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 is the round and yellow. आप चेक कर लेना चेकर बोर्ड में, पुन्नेट स्क्वायर चेकर बोर्ड में आप चेक कर लेना, आपको 9 मिलेंगे राउंड एंड येलो इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड F2 phenotype. This is the F2 phenotypic ratio. डाई हाइब्रिड F2 phenotypic ratio 9 मिलेंगे. नेक्स्ट है 3 राउंड ग्रीन. अब देखें आप, राउंड एंड ग्रीन 1, 2, 3, ये आपको 3 मिलेंगे. फिर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव. दिस इज द डोमिनेंट, दिस इज द रिसेसिव, दिस इज द डोमिनेंट, दिस इज द रिसेसिव. तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, ऐसा आपको मिलेगा हाइब्रिड के केस में. तो ये हो जाएगा 3. ये भी आपको 3 ही मिलेंगे, 1, 2, 3. अब आप नोट करें
रिंकल्ड एंड ग्रीन का आपको पूरे 16 में 16 में दोनों करेक्टर जो रिसेसिव होंगे वो केवल एक मिलेगा। सो दिस इज द वन रिंकल्ड एंड ग्रीन, आप नोटिस करें, देख लेना, वन रिंकल्ड एंड ग्रीन आपको मिलेगा। सो व्हाट इज द रेशो इन द फिनोटिपिक? सो फिनोटिपिक रेशो इज द 9:3:3:1, ये आप नोटिस करें इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। एंड व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशो? सो इन केस ऑफ द जीनोटिपिक रेशो आप चेक कर लें, आपको जीनोटिपिक रेशो में मिलेगा 1:2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1। आप निकालोगे 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। तो ये आपको मिलेगा पूरा जीनोटिपिक रेशो, आप चेक करना, ठीक है। तो यहां तक रहने देते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, 1 घंटा बहुत होता है, ठीक है। वेल डन, ओके ओके, थैंक यू, है ना। जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप लिख लेना और आप मेरे को व्हाट्सअप कर दें, या फिर आप मेरे को बता दें, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं, जहां आपको सही लगे, है ना, आप वैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।